बिलाल सर, आपने अगर देख पाए हो, सुन पाए हो, जो अमित शाह हम देख रहे थे कि वो जो इधर उधर की बातें उन्होंने ज्यादा की, उन्होंने एक भी, जैसा मैंने कहा कि 1 घंटे से ज्यादा कुछ जो वक्त था उनको सुना मैंने, उसमें कहीं कोई बात। और राहुल गांधी ने कहा भी, जब उन्होंने चुनाव वो जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, उन्होंने कहा ये आप चैलेंज किया उन्होंने कि आप देसी पे डिबेट कर लीजिए, जो मैंने प्रमाणित चीजें दी हैं, जितनी चीजें उस पर मुझे जवाब दिला दीजिए। आपने देखा हो शायद, मैं एक क्लिप है मेरे पास, शायद देखिएगा, मैं सुनाने की कोशिश करता हूं राहुल गांधी ने जो कहा था, सुनिएगा। Let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes, yes. Let us have very good idea. Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes, yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Yes. Please, please, please. ठीक है, बैठ जाइए. Please, बैठ जाइए. माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात की थी, ये डिबेट ही तो चल रही है. उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे माननीय हैं, प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए. ये था, और उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है घबराए से और बड़े डरे से, रहमे सहमे से दिखते हैं, होता है जो एक दूसरे को जो है नोकझोंक होती, लेकिन ये जो है इस पे डिबेट हो जाए। और नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो जवाब दे नहीं रहा है, किसी भी चीज का जवाब नहीं राहुल गांधी का। बिलाल सर, ठीक फरमा रहे हैं संजीव जी आप। दरअसल सारा का सारा मसला न्यूट्रलिटी का है, चाहे वो लोकसभा स्पीकर की न्यूट्रलिटी का हो, यानी कि निष्पक्षता का, या वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता का। जब देश के अंदर न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट ही सरकार ने खत्म कर दिया, तो फिर इस सरकार के साथ डिबेट करके, इस सरकार के साथ अपने आप को एंगेज करके इनको वैलिडेट करने की जरूरत क्या है? आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, आप जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं, आप डेमोक्रेसी के को जिस दृष्टिकोण से रखना चाहते हैं, तो वो सब बातें नेता प्रतिपक्ष की कम से कम रिकॉर्ड में तो जानी चाहिए। तभी तो संसद की चर्चा का एक महत्व है। जो मुख्य बिंदु नेता प्रतिपक्ष उठाता है, जिस तरह से वो सत्ता पक्ष को उसकी विचारधारा वाली एक पेरेंट्स बॉडी पर एक आक्रमण करता है, वो सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड से बाहर कर दी जाती है। और ये पहली बार नहीं हो रहा कि साहब सत्ता पक्ष ने विपक्ष को नकारा हो। भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार जब से इस देश के अंदर आई है, उसने स्वीकार ही कब किया है विपक्ष को? और देश के अंदर जब ये लोग विपक्ष में थे, तभी कौन सा वो सत्ता पक्ष में मौजूद कांग्रेस को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करते थे? धारा 370 पे देख लीजिए, कश्मीर के इश्यू पर देख लीजिए, पटेल बनाम नेहरू देख लीजिए, इंदिरा बनाम इमरजेंसी देख लीजिए, लोकतंत्र बनाम फांसीवाद देख लीजिए, गांधी बनाम गोडसे देख लीजिए, चुनाव आयोग बनाम SIR देख लीजिए, सरकार बनाम विपक्ष देख लीजिए। किस मुद्दे पर स्वीकार कर रहे हैं ये लोग आपको? और आज जिस तरह से सरकार ने एक रणनीतिक रूप से चुनाव आयोग को सामने रख के अपने आप को पीछे छुपाने की कोशिश कर रही है, और आपका सारा का सारा कंसंट्रेशन चुनाव आयोग पर है। हमला ही सरकार पे होना चाहिए, हमला ही प्रधानमंत्री पे होना चाहिए, हमला ही गृह मंत्री पे होना चाहिए। चुनाव आयोग कुछ नहीं है। चुनाव आयोग तो उनका एक टूल है जिसके माध्यम से वो आपको एंगेज किए हुए चुनाव आयोग पर। सारा का सारा खेल तो सरकार कर रही है। तो मौजूदा समय में जहां सरकार किसी भी पक्ष को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, सरकार चुनाव आयोग को प्रोटेक्शन इसलिए दे रही है क्योंकि वो अपना प्रोटेक्शन चाहती है। ऐसा कौन सा नियम है देश के अंदर कि चुनाव आयुक्त अगर रिटायर भी हो जाएगा तो उस पर FIR नहीं हो सकती? चुनाव आयुक्त होते हुए ही तो एक इंस्टीट्यूशनल पर्सन है। अगर वो पद से हट जाता तब वो इंस्टीट्यूशनल पर्सन कहां है? वो तो एक नागरिक है। तब उस पर FIR क्यों नहीं हो सकती? ये जो अमेंडमेंट लाया गया है, ये तो अपने आप में संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामले लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट इस
विपक्ष के उस दृष्टिकोण को समझ नहीं पा रहा कि डेमोक्रेसी की क्या देश के अंदर हालत हो गई है, तो फिर आपके पास रास्ता क्या है? आपके पास बार बार इनसे एंगेज ना होकर डिसएंगेज होने का रास्ता बचता है सिर्फ, कि आप इनसे अपने आप को डिसएंगेज कीजिए। आपको चुनाव हारना है, वैसे भी हारना है और लड़के भी हारना है, तो आप कम से कम इन्हें डिस्क्रेडिट तो कर दीजिए। आप मत जाइए सदन के अंदर, अकेले सत्ता को एंगेज करने दीजिए। पार्लियामेंट देखते हैं कैसे चलाते हैं अकेले। आप चुनाव मत लड़िए, देखते हैं सत्ता पक्ष अकेले कैसे चुनाव लड़ता है। आप पार्टिसिपेशन मत कीजिए इंस्टीट्यूशनल फंक्शन में, नहीं देखते हैं ये कैसे रन करते हैं। फिर देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह के प्रेशर्स आते हैं, देश के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर किस तरह से प्रेशर डेवलप होता है, देश की जनता के अंदर किस तरह से एक दबाव पैदा होता है। आप इनसे एंगेज करके इनको वैलिडेट कर रहे हैं, इनकी वैलिडिटी को मेंटेन कर रहे हैं, और क्योंकि और ये आपसे एंगेज होके आप पर आरोप भी लगा रहे हैं, जिसमें मीडिया पूरी भूमिका निभा रहा है। मीडिया खुद इनका एक पॉलिसी पार्टनर है। कोई मीडिया निष्पक्ष कोई है, न्यूट्रल कोई है? भाई दो क्रिकेट की टीम लड़ रही है, अगर एम्पायर न्यूट्रल नहीं है तो तभी तो थर्ड एम्पायर की जरूरत होती है उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। लोकसभा में स्पीकर न्यूट्रल नहीं है, राज्यसभा में सभापति न्यूट्रल नहीं है, देश के अंदर चुनाव आयोग न्यूट्रल नहीं है, और जिस न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन को इस पर एक अवधारणा स्थापित करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट, वो अभी तक खामोश है। तो फिर विपक्ष के पास रास्ता क्या है भाई? या सड़कों पे उतरे, सड़कों पे उतरेंगे तो आपकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। आप अहिंसक होके इनसे डिसएंगेज कीजिए अपने आप को। आप इनको वैलिडेट, इनकी वैलिडिटी मेंटेन कर रहे हैं, इनके साथ एंगेज हो के बार बार। आप पूरी तरह बायकॉट कीजिए और जनता में जाइए और अपना सारा समय वहां लगाइए। अपने आप को संगठित कीजिए, अपने विपक्षी दलों को संगठित कीजिए, संपूर्ण विपक्ष दल को इकट्ठा होकर पूरी तरह बायकॉट करना चाहिए सिस्टम का। अगर आप इनसे एंगेज होते रहेंगे, ये आपको डिस्क्रेडिट करते रहेंगे, परसेप्शन अपने पक्ष बनाते रहेंगे और आप इनके ट्रैप में आते रहेंगे। विपक्ष का काम ये कोई है कि अपने एक्सप्लेनेशन देता रहेगा। विपक्ष का काम भी तो राजनीति है। ये झूठ आपके सामने उछालते रहेंगे, आप एक्सप्लेनेशन देते रहिए। बहुत बड़े बेवकूफ है आप लोग तो, हम लोग तो क्या हम एक्सप्लेनेशन देने के लिए बैठे हुए हैं? वो झूठ के पत्ते फेंके जा रहे हैं। जब आपको पता है कि वो झूठ के पत्ते फेंक रहे हैं, झूठ के कार्ड फेंक रहे हैं, तो आप अपनी रणनीति को अलग कीजिए। वो डिस्क्रेडिट कर रहे हैं आपको, आपका काम एक्सप्लेनेशन का कोई है? दुनिया जानती है, संपूर्ण विपक्ष जानता है आपके साथ क्या घट रहा है, आपका वोटर आपके साथ जानता है, देश का मतदाता आपके को अच्छी तरह पता है आपके साथ क्या हो रहा है। देश के मतदाता को पता है नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। देश के मतदाता को पता है कि किस तरह से विपक्ष को इस देश के अंदर हैंडल किया गया। देश में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पता है, बड़े बड़े थिंकर इस बात को कह रहे हैं। तो आप कब तक इनकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करेंगे? ये समय आ गया है जब फ्लोरोसेंट मीडिया, चमकीले मीडिया को भी डिस्क्रेडिट करने की जरूरत है, सत्ता पक्ष को भी इंस्टीट्यूशनल लेवल पर डिस्क्रेडिट करने की जरूरत है, विधानसभाओं को, पार्लियामेंट को भी, यानी कि संसद को में पार्टिसिपेशन नहीं करने की जरूरत है, संसदीय समिति से बहिष्कार नहीं करने की जरूरत है। तब जाकर जनता के मन में आपके प्रति क्रेडिबिलिटी और आपका एक दृष्टिकोण साफ जाएगा कि आप बिल्कुल क्लियर हैं अपनी लाइन पर। तब डिवीजन होगा। आप लड़ लीजिए, सत्ता पक्ष लड़ ले अकेला चुनाव, फिर देखिए देश के अंदर क्या हालत होती है, घुटनों पर आ जाएंगे। जब आप पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी कैसी? जब सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष ही नहीं होगा तो फिर सत्ता पक्ष के मीनिंग क्या रहते हैं? तो अब वो समय आ गया है जब आपको इस दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर अब न्यूट्रलिटी बची ही नहीं है, आप निष्पक्षता बची नहीं है, पारदर्शिता बची नहीं है, जिसका आप शिकार हो रहे हैं। तो इस शिकार में ट्रैप ना होकर अब आपको अपना नए रास्ते चुनने पड़ेंगे। ये वही रास्ते पर मैंने बात की है जिनको मैं महसूस करता हूं। बिलाल सर, वो तो ये कह रहे हैं बिलाल सर कि आप हमारी अंतर्राष्ट्रीय बदनामी करा रहे हो। इलेक्शन कमीशन जहां हमने बात शुरू की थी, वो कह रहे हैं कि आप इसको उठाकर, इससे सरकार की कोई बदनामी नहीं हो रही, इससे बदनामी हो रही है, देश की बदनामी हो रही है। खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप बदनाम करके, देश की इज्जत कहीं बची है क्या? जी, देश की इज्जत कहीं बची है क्या? दोनों पर आपका सम अप नोट सर। देखिए, इंडिगो भी ले लीजिए जी। अच्छा देखिए संजीव जी, सवाल पर्टिकुलर इंडिगो का नहीं है। फंडामेंटल पॉइंट ये है कि आप किसी भी क्षेत्र के अंदर
किसी भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को जब आप उस हद तक प्राइवेटाइज कर देंगे या कॉमर्शलाइज कर देंगे कि उसकी मोनोपोली स्थापित हो जाए, तो वो एक्सप्लॉइट करता है। इसीलिए इंदिरा गांधी ने जब 71 के अंदर वो चुनाव लड़ा था, तो उससे पहले 1969 के जो रिफॉर्म किए थे, उस रिफॉर्म के अंदर मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन बनाया था। इसीलिए तो बनाया था कि साहब लोगों की मोनोपोली स्टैब्लिश ना हो जाए इकोनॉमी पर, और वो ऐसा ना हो कि कल को कहीं सरकार को ब्लैकमेल करने लगे। बदकिस्मती यह है कि मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन आज डिफेक्ट हो गया, इसीलिए देश के अंदर प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म नाम की चीज ही नहीं है। एक समय होता था जो प्राइस बढ़ा करते थे बजटरी प्रोविजन से बढ़ा करते थे। आज की तारीख में जितने भी लाला हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, ये अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा लेते हैं। आपने देखा होगा कि एक दिन, एक समय में 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए टमाटर के दाम बढ़ने लगेंगे। जब हो हल्ला होने लगेगा तो टमाटर के दाम बढ़ जाएंगे, फिर प्याज के दाम बढ़ने लगेंगे, फिर प्याज पे हो हल्ला होगा तो फिर अदरक के दाम बढ़ने लगेंगे। यानी कि इन कॉर्पोरेट ने, इन लालाओं ने ये तय कर रखा किसी एक चीज का प्राइस बढ़ा के रखो, और जब उस पर हंगामा बचे तो दूसरे का बढ़ा दो, डाइवर्ट करते रहो, मुनाफा वहीं मेंटेन करो। तो ये मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस कमीशन अपने आप में डिफेक्ट हो चुका है। और जब तक देश के अंदर इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मैकेनिज्म है चंदा देने का सरकारों को, पार्टियों को, तब तक कॉर्पोरेट पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि जिस माध्यम से वो पैसा कमा रहे उसी माध्यम से वो अपने आप को संरक्षित भी करते हैं। तो बुनियादी सवाल ये है कि देश के अंदर प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है कुछ। जो सबसे बड़ा दुविधा की चिंता का विषय है कि जिसको जो चाहे अपने अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा लेता है। और जितना जितना आपने इस देश के अंदर इंस्टीट्यूशंस को, संस्थाओं को प्राइवेटाइज्ड हाथ में दिया है, उतना ही सरकारी संस्थाएं कमजोर हुई हैं और उनका कंट्रोल कम हुआ। आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, आप, और वो सरकार से जमीन लेते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सरकार से जमीन लेते हैं, और जब इलाज की बात आती है, गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात आती है, तो सब पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम तो क्लास में बैठने नहीं देंगे इनको, ये तो गंदे होते हैं, ये तो गरीब होते हैं, ये तो माहौल खराब करते हैं। सरकार से जमीन 1 रुपए एकड़ ले लेते हो। तो ये सारा का सारा एक षड्यंत्र है, ये इसमें पूरा पॉलिटिकल कॉर्पोरेट नेक्सस है। ये बदकिस्मती है सरकार की कि सब कुछ जनता के टैक्स के पैसे से हो रहा है और उसका एडवांटेज सरकार उठा रही है। दूसरी बात यह है कि जब तक इस देश के अंदर, जब तक न्यूट्रलिटी नहीं आएगी, देखिए आप देखोगे हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच हुआ करता था, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की टीम खेलने जाती थी तो सारे के सारे मैच जीत लिया करती थी। तब ये मांग हुई कि साहब न्यूट्रल एम्पायर होगा तब खेलेंगे, और जब न्यूट्रल एम्पायर हुआ तब भारत की टीम जीतने लगी। बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। जब तक आप न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आप इस उस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते जिस उद्देश्य को आप लेके चल रहे हैं। आपने सारे सबूत रख दिए, मैंडेट आपके साथ है, लेकिन जीत और कोई रहा है। टाइसन हॉलीफील्ड का झगड़ा हुआ था, कान काट लिया था टाइसन ने हॉलीफील्ड का, तो बैन लग गया था उसके बाद, और फिर जब न्यूट्रल रेफरी के साथ मैच हुआ तो टाइसन हार गए। तो बेसिकली चुनाव आयोग बेईमानी पे तुलावत आप कितना भी जोर लगा लो तो फिर तो आप वही जीतता रहेगा। तो आपको उनको वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। आप विपक्ष को, मेरा अर्थ यह है कि विपक्ष को जनता में मर्ज कर देना चाहिए, अपने आप को जनता को ही विपक्ष बना देना चाहिए। राइट सर। मैं बिलाल सर, आपका और जो पहले पैनलिस्ट जुड़ते हैं सबका बहुत आभार प्रकट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया।